नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज 11 जनवरी 2021 का डेली करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। आज के पेपर का खासियत ये है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपका इकोनॉमी से पूछे गए हैं। कहने का मतलब कि बैंकिंग के रिलेटेड, चाहे वो रेगुलेशंस हों और कुछ अन्य प्रोविजंस की बात करेंगे, तो इकोनॉमी से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बैंकिंग वाले जो टर्म्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और उसको याद भी रखना चाहिए। तो पहला न्यूज जो आपका आ रहा है वो आपका 9 जनवरी 2021 को बोइंग 737-500 PK CLC ऑपरेटिंग श्री विजया एयर फ्लाइट 182 वेंट मिसिंग आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द जकार्ता। ठीक है, जकार्ता से एक फ़्लाइट थी जो कि चली और उसको बोइंग 737-500 PK CLC इसका नाम है। आपसे एग्जामिनेशन में जो पूछेगा वो यही पूछेगा कि अभी हाल ही में जो बोइंग और उसका नंबर मेंशन कर देगा कि ये जो आपका विमान खोया है वो किस देश का है, ये पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि वो मतलब कि उसकी डिज़ाइन कौन सी थी, ठीक है, और किस देश से कहाँ तक उड़ा था, ये सारी बातें उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो ये आपका जकार्ता से चली थी, जकार्ता सुइकार्नो से चली थी और हाता एयरपोर्ट का रूट जो था वहाँ उसको जाना था, ऑन द रूट ऑफ पोइनेक सुपैडियो एयरपोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे उसको जाना था लेकिन वहाँ तक पहुँची नहीं, बीच में ही मिसिंग हो गई। और उसके बाद ये देखा गया द एयरक्राफ्ट क्रैश नियर द 1000 आइलैंड्स, और 1000 आइलैंड के आसपास के क्षेत्र में ही आपका वो जो विमान थी वो क्रैश हो गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 182 लोगों को मिसिंग बताया जा रहा है, मतलब जकार्ता से जो 182 लोगों को लेकर के चली थी उसमें पायलट भी शामिल था, तो अब वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ पे क्रैश हुई है, तो वो है आपका 1000 आइलैंड। और 1000 आइलैंड का जो ऑफिशियल नेम है वो आपका क्या है, केपिलोन सेरिबू आर अ चेन ऑफ आइलैंड्स टू द नॉर्थ जकार्ताज कोस्ट। जकार्ता के उत्तरी कोस्ट में, उत्तरी तटीय क्षेत्र में ये आपका आइलैंड है जहाँ पे ये क्रैश हो चुकी है। इट फॉर्म्स द ओनली रीगेसी ऑफ द जकार्ता द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ये आपका इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता के क्षेत्र में ही जितने भी आपके आइलैंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 आइलैंड नाम से स्पष्ट है कि हज़ारों आइलैंड वहाँ पे पाए जाते हैं। और इसका जो ऑफिशियल नेम है वो आपका क्या मैंने बता ही दिया, केपुलॉन सिरिबू। तो यहाँ 1000 आइलैंड है, तो इंडोनेशिया का आप मैप एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ सकता है। अगला जो आपका न्यूज़ है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ लाइकली टू बिकम द इंडियाज़ प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ द वेनेडियम। अब भाई अगर आपने थोड़ा सा भी पीरियडिक टेबल पढ़ा हो, जिसको हिंदी में आवर्त सारणी बोलते हैं, तो उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट 3 तरह के आपके तत्व पाए जाते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें वेनेडियम जो है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, और ये एक मेटल है और मैलिएबल ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, जो डी ब्लॉक होता है आपने पढ़ा होगा, एक आपका डी ब्लॉक हो जाता है तो डी ब्लॉक वाले को ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। उसी तरीके से आपका राइट साइड में ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं, लेफ्ट साइड में आपका मेटल्स होते हैं। उसको आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम अगर पढ़ते चले जाओगे तो आपको 23 नंबर पे जो मिलेगा वो आपका वैनेडियम मिलता है, और ये एक मेटल की श्रेणी में आता है। और इसके कई ढेर सारे यूजेस हैं इंडस्ट्रियल पर्पस से भी, उसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इंडिया में पहला ऐसा प्रोड्यूसर बनने जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें वैनेडियम पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अब हमें ये जो माइन करना पड़ेगा और वहाँ से देखना पड़ेगा कि कितना भंडार मिल रहा है। अभी उसकी कंप्लीट जानकारी नहीं प्राप्त है, लेकिन हाँ ये अवश्य तय हो गया है कि यहाँ पे कुछ अवशेष दबे पड़े हैं वैनेडियम के। ठीक है, कुछ भंडार बड़े भरे पड़े हैं। इट इज़ अ हार्ड सिल्वरी ग्रे। अब ये आपका कैसा होता है, तो पहली बात तो हार्ड होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी विशेष तौर पे पाई जाती है कि वो हार्ड होते हैं। ठीक है, अब ये पहली बात तो हार्ड हो गया, दूसरी बात ट्रांजिशन मेटल हो गया, तीसरी बात आपका सिल्वरी ग्रे हो गया, और चौथी बात ये आपका मैलिएबल मेटल है। आप मैलिएबल मतलब जानते हो, मैलिएबल का मतलब होता है कि जिसको पीटने पर वो चादर के फॉर्म में फैलता चला जाए। बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपका ब्रिटल होते हैं, उसको अगर आप पीटते हो तो वो क्या होता है, बिखर जाता है। लेकिन आपका ये जो वेनेडियम है वो आपका वेनेडियम इस टाइप का ऐसा मेटल नहीं है। सो द लार्जेस्ट डिपोजिशन ऑफ द वेनेडियम अगर दुनिया में बात करेंगे तो चाइना के पास है। लगभग 40 से 50% पूरे दुनिया का वेनेडियम केवल चाइना अकेले निकाल लेता है। उसके बाद रशिया आता है, उसके बाद साउथ अफ्रीका आता है। अब तो इंडिया में भी आपको यहाँ पे इसके अवशेष मिलने लगे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप अगर बात करेंगे कि कंजम्पशन की बात करेंगे तो इंडिया बहुत भारी मात्रा में वेनेडियम का कंजम्पशन करता है, और ये किन देशों से आएगा, कहीं ना कहीं हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा।
इसकी जानकारी कौन देता है? तो ये जानकारी जो है आपका जीएसआई देता है, मतलब कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने इसकी जानकारी दी है। एंड फाउंड प्रॉमिसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेनेडियम, मतलब एक बड़ी मात्रा में यहाँ पे आपका वेनेडियम की मात्रा पाई गई है इन द पैलियो प्रोटोजोइक कार्बोनेसियस फिलाइट रॉक। इसमें मतलब किस तरह के रॉक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका जीएसआई ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैनेडियम खोजा है वो किन तरह के पत्थरों से निकलता है। कई बार आपसे पूछता है ना कि किस तरह के पत्थर हैं, तो उसमें जो जिस तरह का चट्टान है उसका नाम आपका पैलियो प्रोटेरियोजोइक कार्बोनेसियस फिलाइट, ठीक है। और ये आपका किस रीजन में पाया गया, तो आप समझिएगा पैपस पैरे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में आपको ये देखने को मिल रहा है। और ये इसको आप ऐसे याद रखिए कि ये आपका देपो तमांग रीजन में, देपो तमांग के क्षेत्र में पाया जा रहा है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में पाया जा रहा है वो आपका निश्चित तौर पर कंसंट्रेशन है वो आपका पैपम पैरे, ठीक है, पैपम पेयर डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये देखने को मिल रहा है। सो वेनेडियम का कौन सा ऑक्साइड या फिर कौन सा ओर जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस वाज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ अ प्राइमरी डिपोजिशन ऑफ द वेनेडियम इन इंडिया। ये अपने तरह का पहला डिपोजिशन है जो कि आपका वेनेडियम के तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद इन द एवरेज ग्रेड ऑफ 0.76% ऑफ द V2O5। इसमें वेनेडियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के नाम से जानेंगे, क्योंकि आपने इतना बेसिक चीज़ पढ़ी होगी कि पेंटाऑक्साइड का पेंट मतलब क्या होता है, मेथ है तो प्रोप्यूट पेंट हेक्ट हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक कोडेक डूडेक। तो ये आपने जब पढ़ा होगा तो इसमें केमिस्ट्री के है, तो मतलब कि जितना नंबर जुड़ता चला जाता है उस हिसाब से उसकी एक पर्टिकुलर IPSC नेमिंग होती है। तो ऑक्सीजन अगर 5 है तो उसको पेंटा बोलते हैं। तो पेंटा ऑक्साइड क्या, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड मतलब क्या हुआ, V2O5। सो इस ग्रेड का एवरेज इसमें कंसंट्रेशन वेनेडियम की 0.76% पाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपका विशेष न्यूज है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस प्रदेश में आपका भारत का पहला वेनेडियम भंडार पाया गया, तो आप बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछ सकता है तो आपका पैपम पेयर डिस्ट्रिक्ट बता देंगे। और जिस रीजन में पाया जाता है वो आपका डीपो और तमांग रीजन है। और कंसंट्रेशन कितनी पाई जा रही है, 0.76% पाई जा रही है। और कौन सा मटेरियल जो है आपका मिक्सचर जो है मिल रहा है, तो वो आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक आपका एक नया सिस्टम के तहत सर्वे किया जा रहा है जो कि दिल्ली और वाराणसी के बीच में बनने वाले स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए है। तो यहाँ पे समझिएगा कि विद द स्टार्ट ऑफ द लीडार, ये नई टेक्निक है, मैं इसको डिटेल में व्याख्या करूँगा। सो ये अपने टाइप का मतलब लेटेस्ट सर्वे यूज किया जा रहा है, तो इसका नाम है लीडार। अभी इसको मैं कंप्लीट बताऊंगा। ये एक आपका एरियल प्लस ग्राउंड सर्वे है। कहने का मतलब है कि हवा के द्वारा किया जाएगा, आसमान में रहते हुए ड्रोन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये आपका ग्राउंड के फिगर्स को कैप्चर करेगा और उसके आधार पर एक डेटाबेस तैयार करेगा और उसी डेटाबेस के हिसाब से उस कॉरिडोर की बात आगे बढ़ाई जाएगी। सो द हाई स्पीड रेल वर्क गैदर्ड मॉन्यूमेंट्स फॉर द दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो ये आपका दिल्ली से लेकर के वाराणसी के बीच में बनने वाले स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ये आपका जो सर्वे का डेटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है। सो लाइडर सर्वे फॉर द दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रेटर नोएडा वेयर द हेलीकॉप्टर फिटेड विद द स्टार्ट ऑफ 8 एरियल लिडार एंड imaginary sensor took the first flight and captured the data related to the ground survey। यहाँ पे क्या होगा कि दिल्ली से वाराणसी के बीच में बनने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ये जो आपका मेजरिंग करने की और जो सर्वेइंग की जो स्टार्टिंग है वो आपका कहाँ से होगी, वो आपका ग्रेटर नोएडा से शुरू होगा, ठीक है। और ग्रेटर नोएडा जो कि आपका यूपी के क्षेत्र में से ही शुरुआत होगी, बनारस तक होगी, वाराणसी तक होगी। और इसमें एक हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा एरियल लाइडर, ठीक है। तो एरियल लाइडर क्या करेगा, वो एक इमेजिनरी सेंसर है, ठीक है, उसमें इमेजिनरी सेंसर लगा होगा। और वो इमेजिनरी सेंसर का मतलब क्या है कि इमेज खींचेगा, मतलब फ़ोटो खींचने वाला एक ऐसा सेंसर जो कि ज़मीन के फ़ोटो को सेंस करेगा, खींचेगा और उसके डेटा को कलेक्ट करेगा। वो पहली फ्लाइट जो है आपका वो ग्रेटर नोएडा से शुरू होने वाली है, जो कि कैप्चर करेगा और ग्राउंड सर्वे करेगा, ठीक है। सर्वेइंग एक मेथड होता है जिसमें ज़मीन को किसी प्रोजेक्ट से संबंधित डेटा का मिलान करते हैं और उसके हिसाब से हम यह प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे बनने वाली कोई भी चीज़ और उसका जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, कितनी अच्छी है, ठीक है, क्या वहाँ पे बनना संभव है। क्योंकि आप ऐसा समझिए कहीं मकान बनाए जाते हैं तो क्या अगर मान लीजिए ज़मीन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, ठीक है, बालुई मिट्टी है, ठीक है, लूमी मिट्टी है, तो क्या वैसे जगह पे क्या घर टिकेगा, नहीं टिकेगा। तो इस तरीके से सर्वे किया जाता है। तो ये आपका ग्राउंड सर्वे किया जा रहा है। अब लाइडर के बारे में पढ़ते हैं। LIDAR लाइडर क्या है।
तो जैसे आपका रडार होता है ना, ठीक उसी तरीके से मिलता जुलता आपका ये भी है लाइडर, लेकिन इसमें आपका रेडियो से संबंधित है या आपका लाइट डिटेक्शन से संबंधित है। सो द लाइडर या लिडार विच स्टैंड फॉर द लाइट डिटेक्टर या डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है इसका लाइडर का फुल फॉर्म है, इज़ अ रिमोट सेंसिंग मेथड। ये आपका RSM है, मतलब रिमोट सेंसिंग मेथड है, ठीक है, जिसमें यूज किया जा रहा है लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेज़र। इसमें जो लाइट है उसको पल्स लेज़र की तरह यूज कर रहे हैं टू मेज़र रेंज, जो कि रेंज को मेजर करेगा। अब कहीं पे मान लीजिए मिट्टी जो है आपका मतलब धंसी हुई है ज़्यादा दूर तक, उसको भी सेंस करेगा। अगर कहीं मिट्टी ऊंची उठी हुई है उसको भी सेंस करेगा। अगर मान लीजिए कोई चट्टान बीच में आती है तो उसको भी सेंस करेगा। अगर मान लीजिए कोई दलदली जगह आती है उसको भी सेंस करेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिस्टेंस ऑफ अर्थ को मेजर करेगा, तो ये इसी बेसिस पे काम कर रहा है। अगला समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ इश्यूड अ नोटिफिकेशन टू फैसिलिटेट द इंश्योरेंस ऑफ द इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP फॉर द इंडियन सिटीजन्स हु IDP हैज़ एक्सपायर्ड वाइल दे आर अब्रॉड। अभी हाल ही में सड़क और जो आपका राजमार्ग मंत्रालय है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत उनका कहना है कि जो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP जिनके पास है, ऐसे भारतीय सिटीजन अगर कहीं विदेश में हैं और उस समय उनका IDP एक्सपायर हो जाता है तो उसको वो आपका वहीं के एम्बेसी के माध्यम से रिन्यू करा सकते हैं। उनके लिए मेडिकल से भी उनको छूट दी जाएगी और उसके साथ साथ उनको सीधा डिलीवर कर दिया जाएगा। सो इट इज़ प्रपोज दैट द इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर द रिन्यूअल थ्रू द इंडियन एम्बेसी। मतलब भारतीय दूतावास, हर देश में मतलब कि हर देश का दूतावास होता है जिनके बीच में बायलेटरल आपका समझौता हुआ होता है। तो बायलेटरल जो आपका टाइज जिन 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 देशों के बीच में होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अमेरिका गया, उसी समय उसका क्या हुआ कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो IDP है वो एक्सपायर हो गया। तो अगर वो चाहता है कि रिन्यू कराने के लिए, अगर वो विदेश में ही है लेकिन वो उसको रिन्यू कराना है, तो वो आपका भारतीय दूतावास में जाकर के, अमेरिका के भारतीय दूतावास में जाकर के वहाँ पे आवेदन कर सकता है, ठीक है। जिसका सीधा लिंक किससे होगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया से। वो क्या करेगा, वहाँ पे एक एप्लीकेशन है वाहन पोर्टल इन इंडिया, वहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको संबंधित RTO के माध्यम से उनका काम कराया जाएगा। फिर इसके बाद वाहन, अब समझते हैं कि वाहन क्या है। तो वाहन इज़ अ नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर गाड़ियों की रजिस्ट्री कराने के लिए एक पोर्टल है विच इंटेंडेड टू कोलेट all the information available with the road transport authorities for the easy access by the both the citizens and the regulator। इसमें क्या होता है कि चाहे वो रेगुलेटर हो चाहे वो आपका सिटीजन हो, जिसने जो उपभोक्ता है, उन दोनों को ही जो आपका ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितनी भी अथॉरिटी है उसको आसानी से पहुंच संभव कराने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन को आसानी से उन तक पहुंचाने के लिए, उनके काम को करने के लिए ये आपका पोर्टल तैयार किया गया है। अब इसमें जब वो बंदा RTO में अपना आवेदन कर देगा तो उसको सीधा क्या होगा कि उसको जहाँ अपने पते पर ही उसका खुद का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब नया अचीवमेंट है। नेक्स्ट आपका है कि RBI हैज़ इश्यूड द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट RBIA फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस अरेंजमेंट ऑफ द बैंक। तो हाल ही में आपने कई बार देखा होगा कि अलग अलग बैंक अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं या फिर ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा। साल जैसे मान लीजिए एक महीना हुआ, अब बैंक, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई बैंक है जैसे PNB है, अब वो अपना ऑडिट कराने के लिए एक टीम बुलाती है और वो आपका इंटरनल ऑडिट करते हैं। तो अभी क्या कर रही है कि रिस्क बेस्ड ऑडिट जो है, रिस्क बेस्ड क्या होता है? जैसे NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। NPA क्या होता है? अब उसको भी समझना पड़ेगा कि बैंकिंग के हर टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो NPA का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 90 दिनों तक कोई लोन नहीं चुकाता है तो लोन खराब माना जाता है। खराब का मतलब क्या होता है कि वो लोन का ब्याज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, मतलब कि बैंक को। तो ऐसे लोन को क्या कहते हैं? NPA कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। सो RBI ने हाल ही में एक RBIA फ्रेमवर्क जारी किया है। मतलब उसके तहत क्या किया जाएगा, रिस्क बेस्ड इंटरनल जो ऑडिट होता है उसको स्ट्रेंथनिंग, मतलब कि उसको फ्रेमवर्क तैयार किया है ताकि स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस अरेंजमेंट ऑफ बैंक, ताकि जो आपका गवर्नेंस का अरेंजमेंट है, मतलब उनका जो प्रक्रिया है ऑडिट करने का, उसको मजबूत किया जा सके हर बैंक का। अब इसमें अलग अलग चरण है कैसे कैसे आपका ऑडिट होता है, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन दिया गया है। सो अथॉरिटी स्टेटस एंड द इंडिपेंडेंस, इसमें है कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो आपका यह चाहिए होता है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो होता है शैल बी अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक। मतलब कोई भी इधर उधर वाला आदमी आकर के ऑडिट नहीं करेगा, वो आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव बैंक का होना चाहिए, वही ऑडिट करने की अथॉरिटी रखता है या चाहिए, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट।
अब ये जो एच आई ए होता है उसका अपॉइंटमेंट होता है रीजनेबली लॉन्ग पीरियड के लिए, वो लंबे समय के लिए आपका उसका एच आई ए का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और उसमें एक बाध्यता रखी गई है आरबीआई के द्वारा कि कम से कम 3 साल के लिए तो एच आई ए का मतलब जो परमिशन है या अपॉइंटमेंट है वो आपका होना ही चाहिए। आगे है कि एच आई एस एल डायरेक्टली रिपोर्टेड टू द ईदर द ऑडिट कमीशन, ऑडिट कमेटी फॉर द बोर्ड, ए सी बी, एम डी एंड सी ई ओ और द होल टाइम डायरेक्टर। अब इसमें जो एच आई ए की बात कहा जा रहा है, मतलब कि जो आपका हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होगा वो किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब उसने लेखा जोखा किया, अब वो रिपोर्ट लगाएगा तो रिपोर्ट को देखने वाला कौन होगा, तो वो उस बैंक का एमडी हो सकता है, और या फिर ऑडिट कमेटी बोर्ड हो सकती है, या फिर सीईओ हो सकता है उस बैंक का, और उसके साथ में मतलब होल टाइम डायरेक्टर WTD भी हो सकता है, वो उस ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा। अगला है कि द इंटरनल ऑडिट फंक्शन शैल नॉट बी द आउटसोर्सेस। अब इसमें जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन किया जाता है, इंटरनल ऑडिट करने का जो काम किया जाता है, उसको कोई बाहरी संस्था नहीं करेगी, उसको बैंक का ही कोई भी संस्था या फिर कोई भी व्यक्ति करेगा, एच आई ए करेगा। हाउ एवर वेयर द रिक्वायर्ड द एक्सपर्ट इंक्लूडिंग द फॉर्मल एम्प्लॉयज़ कुड बी द हायर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। लेकिन इसमें ऐसी बाध्यता नहीं है, जैसे कई बार होता है ना कि जो बैंक के पुराने एम्प्लॉय होते हैं जिनको अनुभव होता है ऑडिट वगैरह करने का, तो उनको भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम पर लगाया जा सकता है, लेकिन जो हेड होता है वो आपका एच आई ए ही होगा, ठीक है, उसका पद जो है वो आपका एच आई ए ही दिया जाएगा। अगला टॉपिक है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF फंड स्कीम। अभी हाल ही में आरबीआई ने PIDF स्कीम को लॉन्च किया है, और उसको मतलब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है उसको आप समझते हैं कि स्कीम इज इंटेंडेड टू सब्सिडाइज द डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स कि जो पेमेंट को एक्सेप्ट करने का जो एक ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसको और सुदृढ़ ठीक बनाने के लिए और उसको सब्सिडाइज करने के लिए हाल ही में जो स्कीम निकाली गई उसको PIDF कहते हैं। और इसको टीयर 3 से टीयर 6 के बीच में जो भी सेंटर्स हैं उनमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाएगा, मतलब उसमें स्टार्ट किया जाएगा, विद अ स्पेशल फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री। और कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहले ज़्यादा सबसे अधिक फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें है कि एडवाइजरी काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द RBI डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो हैज़ बिन कंस्टिट्यूटेड फॉर द मैनेजिंग द PIDF। तो हाल ही में PIDF को मैनेज करने के लिए, संवैधानिक तौर पर मैनेज करने के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो साहब को चेयरमैनशिप में एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने सलाह दिया, उन्हीं के सलाह पर आपका PIDF के जो भी क्रियान्वयन है या फिर जो भी कार्य हैं उसको यहाँ पे संपन्न किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप द एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल विद द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन एज अ चेयरपर्सन टू द एडवाइज द फुल टाइम डायरेक्ट ऑफ अ सेंट्रल बैंक्स कॉलेज ऑफ सुपरवाइजरी। सो सेंट्रल बैंक्स कॉलेज ऑफ सुपरवाइजरी के को डायरेक्ट करने के लिए, जो कि आपका एडवाइस करेगी, किस लिए एडवाइस करेगी, एकेडमिक एडवाइस करेगी, ठीक है, तो एकेडमिक एडवाइस करेगी। तो उसके लिए आपका हाल ही में NS विश्वनाथन के गवर्नरशिप में, या फिर उसको कह सकते हैं कि वो आपका चीफ रहेंगे उस पर्टिकुलर कमेटी के, और उन्हीं के पर्टिकुलर कमेटी के चेयरमैनशिप में अभी हाल ही में आपका एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, उसी का उनको पद दिया गया है, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। द RBI हैज़ अ सेट अप एन एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल। RBI ने एक एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जो क्या करेगी, वो पहले क्या करेगी उसको बाद में समझते, पहले समझते हैं कि किसको उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया है। तो वो हैं आपका RBI के पूर्व फॉर्मर डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन, मतलब फॉर्मर मतलब पूर्व, डिप्टी गवर्नर मतलब कि उप बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब कि सह गवर्नर थे NS विश्वनाथन जी, उनको ही चेयरपर्सन बनाया गया है। और ये क्या करेगी, फुल टाइम सलाह देगी, मतलब एडवाइस करने के लिए बनाया गया है। फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ द, उनको फुल टाइम डायरेक्टर बनाया गया है फॉर द सेंट्रल बैंक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर, COS का इनको फुल टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है। इसमें है कि AAC, ठीक है, AAC का मतलब क्या हुआ, एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो AAC जो है विल आइडेंटिफाई एरिया वेयर द स्किल बिल्डिंग अप स्किलिंग आर द रिक्वायर्ड। मतलब AAC जो है आपका वो आइडेंटिफाई करेगी ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पर कि स्किल बिल्डिंग की आवश्यकता है। जैसे बैंक में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनमें एक पर्टिकुलर स्किल को चाहिए, तो उसकी आवश्यकता को अगर महसूस करते हैं तो उसको वहाँ पे वो चिन्हित करेंगे। या फिर अगर स्किल को बढ़ाना है, अब स्किलिंग करनी है, तो भी बताएंगे कौन से प्लान और डेवलपमेंट करिकुला हैं और उसको प्रोग्राम जो कि चलाए जा सकते हैं ताकि
एक बेंचमार्क स्थापित किया जाए, बेंचमार्क प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे कि हमारे बैंकिंग सिस्टम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बन सकें और वो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे फॉलो कर सकें। सो डेवलप्ड अप्रोप्रिएट टेक्निक एंड मेथड, और कैसे अच्छी टेक्निक और मेथड्स जो हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को रीच करने के लिए वो ज़रूरी है, उसको भी वहाँ पे वो सलाह देंगे। सो एस विश्वनाथन, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एएआई। एएससी के आपके फॉर्मर, इसको मैंने पहले भी बता दिया कि एस विश्वनाथन साहब जो कि पहले पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उनको इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसके साथ में जो सीओएस के साथ ही आपका फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहा है, सो रवि नारायण मिश्रा जी जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के, उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ सीओएस। ठीक है। अब अगला न्यूज आरबीआई का एक बार फिर से है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। इसको आप ध्यान समझिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर द लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। कहने का मतलब है कि आपने बहुत से पेमेंट सिस्टम आपने देखा होगा, जैसे यूनिक पेमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, जो कि पूरे देश में आपका कहीं से भी आप पेमेंट करते हो तो क्यों वहाँ पे पहुँच जाता है। यूपीआई क्या है, वो भी एक तरह का पेमेंट करने का ही तरीका है जो कि सेंट्रल लेवल पे आपका काम करता है। आप किसी भी प्रदेश में जाकर के अपने बैंक अकाउंट से उसको डिटेक्ट करवा सकते हो अपने पैसे को, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए। तो ये कैसे संभव हुआ, वो आपका सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का ही देना है। तो अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है कि उसको गवर्न करने के लिए, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या वो लीगल है या इलीगल है, या फिर कहीं वो आउटसोर्स तो नहीं कर रहा है, या फिर जैसे आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कि आपका एक्स बैंक का कोई भी खाता है और आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो कैसे निकल जाता है, तो वो आपका एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। तो इसी तरह के सेंट्रलाइज पेमेंट जो सिस्टम है उसके लिए एक आपका ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी कह सकते हैं या फिर लीगल इंटायर आइडेंटिफायर लगाया गया है। ठीक है, ये मतलब कि ये आरबीआई के तहत काम करेगा। एलईआई कहते हैं। तो अब पहले ये समझिए कि एलईआई है क्या। ये आपका 20 डिजिट का एक नंबर है जो यूज किया जाएगा यूनिकली आइडेंटिफाई फॉर द पार्टीज टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड। मतलब कि दुनिया भर में अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए, कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं से पेमेंट कर रहे हैं तो वो आप ही हो, इस बात को जानकारी करने के लिए एलईआई जो है वो आपका एक 20 डिजिट का नंबर होगा। उस नंबर के साथ में वो हर जगह यूनिक होगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो या कोई आपका कोई संस्था है तो उसका जो आपका एलईआई होगा वो फिक्स होगा, वो 20 डिजिट का होगा, ठीक है, वो यूनिक होगा। आगे समझते हैं। आरबीआई हैज़ नाउ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द एलईआई सिस्टम फॉर द ऑल द पेमेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द वैल्यू अप टू द 50 crores एंड द एबव अंडरटेकन बाय द एंटाइटीज। अब यहाँ कहने का मतलब है कि 50 करोड़ या उससे ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको पेमेंट है उसको एलईआई सिस्टम के तहत लाया जा रहा है। एंड बाय द एंटाइटीज नॉन इंडिविजुअल्स, वो आपका नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है, यूजिंग द आरबीआई रन सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, जो कि आरबीआई के द्वारा चलाए जा रहे, ठीक है, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का यूज करेगा। अब वो चाहे आरटीजीएस हो चाहे नेफ्ट हो। कई बार आपसे एग्जामिनेशन पूछता है कि आरटीजीएस हो गया नेफ्ट हो गया, इसमें क्या अंतर है, उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आप समझिएगा ये दोनों के दोनों जिनकी अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ ये सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम ही हैं। ठीक है, तो आरटीजीएस का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसी तरीके से आपका एनईएफटी नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों सिस्टम भी एग्जाम्पल हैं सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के। कहने का मतलब 50 करोड़ या उससे ऊपर का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, वर्ल्ड वाइड भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो उसको एलईआई सिस्टम के अंतर्गत लाया जाएगा। उसमें आपका एक नंबर होगा जो कि यूनिक होगा और वो आपकी पहचान बताएगा, जिससे फ्रॉड होने से बच सकता है व्यक्ति। आगे है इन द इंडिया एलईआई कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड। अब भारत में जो एलईआई है वो कैसे प्राप्त होता है, वो डिजिट के कौन देता है, कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार है, तो आप समझिएगा कि लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर इंडिया जो है वो संस्था इसके लिए जिम्मेदार है, विच इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ इशूअर ऑफ एलईआई बाय द रिजर्व बैंक अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। 2007 में एक आपका संविधान में बाकायदा एक कानून बना है, एक एक्ट बना है, जिसके तहत आरबीआई के अंतर्गत जो आपका एलईआई को जारी करने का अधिकार है वो आपका लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड को जाता है। वो कौन सा एक्ट था उसका नाम भी समझ लीजिए। वो एक्ट का नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। उसके तहत आरबीआई को ये अधिकार है कि वो एलईआईएल को यह अधिकार दे कि वो आपका 20 डिजिट का एलईआई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी यूनिक संस्था को प्रोवाइड कर सकती है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। अगला लास्ट में एक न्यूज़ है कि अभी हमने कल ही मतलब 10 जनवरी को ही हमारे देश में वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया है। तो मतलब कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया गया है, इसके पीछे का हिस्ट्री भी हम समझेंगे। और आपके एग्जामिनेशन में ये जरूर आ सकता है 10 जनवरी को मनाया जाता है
सो द डे इज commemorated every year with the objective to promote use of हिंदी लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड या अब्रॉड कह सकते हैं। मतलब विश्व में जितने भी प्रवासी भारतीय हों, चाहे हम विदेशों में जाते हैं, तो उसको कैसे विश्व भर में हम अपनी हिंदी भाषा को फैला सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, उसको प्रमोट करवा सकते हैं, उसी को ऑब्जेक्टिव बनाते हुए हर साल 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब ये विश्व हिंदी दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, कब से शुरुआत की गई? तो ये आपका 2006 से शुरुआत की गई, पहली बार जब फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द नागपुर, जब पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था नागपुर में, विद एम टू प्रमोट द लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड, जिससे कि हिंदी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जा सके। सिंस देन, तब से लेकर के आज तक, एवरी ईयर 10 जनवरी इज बीइंग टू ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड हिंदी डे। हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। इस तरीके से आज के सभी न्यूज़ हमने कवर कर लिया है। इसी तरह के बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो उसके प्लेलिस्ट में जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है उसको पढ़ने में, उसको समझने में, तो आप हमारे चैनल में जा करके उसको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।